सबसे बड़ा कारण होता है महिला के घर में व्यस्तता ज़्यादा होना। और उस व्यस्तता के कारण मोस्टली क्या होता है, महिलाएं ज़्यादातर सुबह से उठती हैं और शाम तक का उनका जो दिनचर्या होता है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। जिस टाइम उनको खाना है उस टाइम वो खाना नहीं खा पाती हैं, जिस टाइम उनको सोना है, आराम करना है, उस टाइम आराम नहीं कर पाती हैं। बच्चों में, काम करने में, घर परिवार को देखने में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। और बिजी होने के कारण क्या है, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और इससे भी हटकर, थोड़ा सा खान पीन से हटकर भी देखा जाए तो लाइफ स्टाइल में बहुत उनके में फ़र्क है। तीसरी बात आती है कि मोस्टली देखा जाता है कि महिलाओं में श्वेत प्रदर वगैरह होता है, बैक पेन होता है, वीकनेस होती है। तो ये होता है संक्रमण की वजह से। संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है गंदगी की वजह से। आपने देखा होगा कि पीरियड्स के समय पर जो गंदा ब्लड बाहर निकल के आता है, उस समय पर ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं मोस्टली कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, नहीं तो फिर वो केमिस्ट पे जाती हैं, दुकान पे जाती हैं और वहाँ से जो विदाउट सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड भी हैं देखा जाए तो, उस सेफ्टी पैड को इस्तेमाल करती हैं जिनके बारे में उनको ये पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़। और वो टोटल होता है पीवीसी से बना होता है, उसमें प्लास्टिक और केमिकल में ज़्यादा होती है, केमिकल होता है उसके अंदर। तो उसको लगाने से, पैड को लगाने से उसमें मोस्टली क्या होता है, वो इन्फेक्शन ऊपर को चढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत सारे उसमें इश्यूज़ आते हैं। ओवरियन सिस्ट वगैरह है, यूट्रस फेब्राइड है, कुछ तो खान पीन, कुछ लाइफ स्टाइल और कुछ ये इस्तेमाल करना संक्रमण में ये बहुत वो रखता है। तो पैड के बारे में कोई जागरूकता है नहीं समाज में, तो इसकी जागरूकता अगर कोई करे तो कौन करेगा? देखिए, जागरूकता की बात आती है, अगर अलग अलग कंपनियां हैं वो अपना ऐड देती हैं टीवी पर, और टीवी पर ऐड देखने के बाद जो कंज्यूमर होता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है और लेने के बाद में फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो अवेयरनेस तो यहाँ पर ख़त्म ही हो जाता है। तो अवेयरनेस के लिए ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई समाज की जो लड़कियां हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती हैं, है ना, या फिर जो आशा वर्कर हैं, या घर की कोई जो हाउसवाइफ हैं, अगर उनको जागरूक किया जाए कि आप अपने ही लेडीज़ जो आपकी जो महिला मित्र हैं उनको समझाओ, इसके बारे में बताओ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इस पर काम करती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में कोई अवेयरनेस कैंप लगा दिया, तो उससे तो इतना अवेयरनेस नहीं होता है। क्योंकि अगर रेगुलरली कुछ करते हैं तो उससे रेगुलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोई ना कोई ऐसा, मोस्टली कंपनी बिजनेस करती हैं तो वो अवेयरनेस के काम नहीं कर सकती हैं। बिजनेस वाला व्यक्ति है कोई भी, जहाँ बिजनेस है वहाँ पर सोशल वर्किंग नहीं हो सकती, जहाँ सोशल वर्किंग है वहाँ पर बिजनेस नहीं हो सकता। अच्छा, एक जैसे मोस्टली ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक सैलरी पैकेज देना पड़ता है कि जो सैलरी लेगा वो अपना काम करेगा। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो हेल्दी ही नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, तो उसको सेल करने का फ़ायदा भी क्या है? नहीं, फ़ायदा कंपनी देख रही है अपना। इस बात को तो ये आपको मानना पड़ेगा कि कंपनी अपना फ़ायदा देख रही है, कस्टमर को क्या लॉस हो रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट बाज़ार में है ही नहीं जिनका डेमो करके हम लोगों को बताएं। बिल्कुल आपने सही बोला है। डेमो करने के लिए एक अवेयरनेस, मतलब ऐसा करना होता है, एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, उसमें अवेयर करना चाहता है सामने वाले को कि अगर हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, भला ही हो सकता है थोड़ी कॉस्टली हो, लेकिन ये इफ़ेक्टिव है। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, 15, 20, 25, 30 महिलाओं के बीच में डेमो किया जाए तो होता है। अगर हम घर घर जाकर डेमो करते हैं तो वो कभी कामयाब नहीं होता है किसी भी तरह से, और कोई भी अपने घर पे लाके इस तरह का तमाशा भी नहीं बनाना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं कोई। अब ये ना कि जो तमाशा जो होता है वो उसमें क्या होता है कि डेली तमाशा देखा जा रहा है। हमारे घरों में 2 से 3 घंटा कम से कम टीवी देखी जाती, और उस टीवी का जो है प्रभाव हमारे दिमाग पे बुरा पड़ रहा है, अच्छा तो पड़ ही नहीं रहा है। बच्चों के दिमाग पे भी हम देख सकते हैं कि एजुकेशन उनका बहुत लो हो रहा है, उनकी समझ बहुत कम हो गई है ना। तो क्या इस तरह का तमाशा हम क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें हमारी अपनी एफर्ट हो, अपना ही इसमें प्रयास हो कि हम कुछ बताना चाहते हैं समाज को अवेयर करने के लिए, लाइट इन करने के लिए? बहुत सारे हैं, हर स्तर पे जागरूकता की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत तो है, ये तो मानना पड़ेगा, ज़रूरत है और करना भी चाहिए। जितना हो सकता है अपने स्तर पे करना चाहिए। आज की डेट में हर हाथ में टीवी है, तो अवेयरनेस के बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हम फिजिकली उसको करें, हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं और करना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलिंग नाम से एक बिजनेस का एक पैटर्न है, ठीक है, MLM के नाम से भी वो चलता है, चैन बिजनेस भी बोलते हैं लोग।
तो ये काफ़ी बदनाम इंडस्ट्री हो चुकी है। तो अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री रिटेल इंडस्ट्री से काफ़ी 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसके बावजूद भी इसके खिलाफ कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे और समाज में उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक भी रहती है और साथ ही साथ उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अगर बिजनेस प्लान है तो हम उसको गलत तो नहीं ठहरा सकते। यहाँ पर बस एक चीज़ आती है, LML की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो मार्केट में हमने लॉन्च किया है तो मार्केट रेट पे तो वो नहीं कर सकते। अब हम इसमें कहते हैं कि डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन कहानी क्या, यहाँ पर भी डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली पैसा मिलता है। सीनियर हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े सीनियर हैं, उसके बाद उसके सीनियर हैं, उसके बाद यानी वो अपलाइन हो गया, डाउनलाइन हो गया। तो फ़र्क यहाँ पर ये आता है, कहने के लिए हम कहते हैं कि सीधा कंपनी से आप जुड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पैसा कई जगह विभाजन होता है, डायरेक्ट कभी नहीं आता है। ये मेरी अपनी सोच है। और रही बात इसकी कि एक बिज़नेस प्लान, जो इंसान बिज़नेस प्लान को समझ लेता है वो उसमें अचीव कर लेता है। जो नहीं समझ पाते हैं वो डिमोनेटाइज करते हैं इसको। हमारे देश में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या चल रही है ना। हर महीने हर साल लाखों की संख्या में लोग पास आउट हो रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, और जो लोग पहले से ही जॉब के अंदर हैं वो कंपनी उनको बाहर निकाल रही है। तो एक बहुत बड़ा जो संख्या है वो बेरोजगार के रूप में हमारे सामने है। वो ये एक समस्या है बहुत बड़ी, गंभीर। तो इसको डायरेक्ट सेलिंग जो है वो अपने तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट चलता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से कंपाउंडिंग चलती है इसमें। तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको बहुत अच्छे से डील कर सकती है। आप क्या कहते हैं? वो सही कह रहे हैं इस बात को। मैं अगर आपकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर मैं इसको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अभी आपने बोला बेरोजगारी जहाँ पर होगी वहाँ पर तंगी जरूर होगी घर में। इसका मतलब फाइनेंशियली वहाँ पर वो घर वीक है, ठीक है। जहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगी, नौकरी छूट जाएगी या फिर बच्चे की नौकरी नहीं लगी है, ठीक है। अब आती है बात डायरेक्ट सेलिंग की। कोई भी प्रोडक्ट इसका जो हम मार्केट में लेते हैं, सपोज करो कि 100, 200, 300 रुपये का, वो 700 और 800 रुपये का हो जाता है, क्योंकि उसका पैसा भी जगह जगह विभाजन होना है, बंटना है। तो डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में ये फ़र्क आ रहा है, LML में ये फ़र्क आ रहा है कि जो आप बोल रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर हम डायरेक्ट किसी को बिजनेस दे देते हैं या डायरेक्ट उसको काम करने का मौका दे देते हैं, लेकिन वो काम करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर पैसा नहीं है। भाई, जिस घर में बेरोजगारी है, आज हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, एजुकेशन सिस्टम से जूझ रहा है, लाखों बच्चे पास आउट करके आते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ तो पहले से ही बेरोजगारी के कारण उस घर में तंगी है। तो वो 250-300 रुपये वाले प्रोडक्ट को वो फिर 600, 650 में, 700 में कैसे खरीदें और कैसे फिर उसको आगे बेचें? बिजनेस और जॉब है ना, ये दोनों से पैसा अभी हमने सीखा है, और तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। तो अगर कोई नया काम भी चालू करते हैं तो किसी ना किसी तरह से लोन में फंसते हैं हम, लोन लेके और फिर स्टार्टअप करते हैं। तो उसमें क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है एक नई बिजनेस शुरू करने में? नहीं, बिल्कुल बिगैर पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता है, कहने के लिए लोग कह सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जो हमको LML देती है वो अपने आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। बस आपसे ये कहती है कि आप काम करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो पैसा आपके पास आएगा। मतलब लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है, कोई अपनी दुकान नहीं खोलनी, नहीं, अगर खोलता है तो पैसा चाहिए ना, प्रोडक्ट बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैन्युफैक्चर हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, अच्छी पैकिंग, अच्छा रिजल्ट, अच्छा सब कुछ उसमें होता है। बांटने का जो सिस्टम है वो भी आपको बनाना नहीं है, वो पहले से तैयार है ना। बिल्कुल। तो यानी एक जो हमारे जो बच्चे हैं जिनको एक इंटरव्यू फेस करना है जॉब के अंदर भी, तो उसको एक वाइवा करके एक उसमें से गुजरना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर सेशन से, है ना। अगर बच्चा उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है तो क्या उसको जॉब मिलेगी? जॉब नहीं मिल सकती। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको ये मौका देती है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग पैसे से हटके आपको ये मौका देती है कि आप लाइफ में बोलना सीखो। आप अपना पैसा ना लगा के, अपना दिमाग ना लगा के, जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करो, उसको इस्तेमाल करो। बिल्कुल। अपने लिए दिमाग भी उनका है, प्लान भी उनका है, प्रोडक्ट भी उनका है, सब कुछ उनका है, बट आपने उसको एक्सप्लेन करना है ना। आप ये है कि आप किसी खास कंपनी के लिए ना काम करें, आप जस्ट ये काम करें कि समाज के सामने कैसे जाना है, अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आपको अप करना है, क्योंकि स्टेज पे कितने लोग जा पाते हैं। हमारे समाज में पेड़ पौधों की जो संख्या है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है, यानी जो इसके जिम्मेवार हम हैं, इसके जिम्मेवार हम हैं।
हमारे अंदर से एक जो इम्यूनिटी पावर है वो ख़त्म होती जा रही है। और हम जानते हैं विदाउट ऑक्सीजन हमारी लाइफ कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कोरोना का प्रभाव था, तो बिना ऑक्सीजन के लोग शहरों में क्यों मर रहे थे, गाँव में क्यों नहीं मर रहे थे? क्योंकि शहरों में वृक्षों को ख़त्म किया जा रहा है, पेड़ों को ख़त्म किया जा रहा है। कॉलोनी की कॉलोनी आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर पेड़ नहीं है। जो अगर आप मेन दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, सड़कों पर पेड़ हैं, पार्कों में पेड़ हैं, लेकिन जिन मलिन बस्तियों में हम लोग जी रहे होते हैं वहाँ पर तो पेड़ों का नाम निशान नहीं है। और ये जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के, कंपनियों के, वो पुराने पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी वनस्पति को खत्म कर रहे हैं। तो ये बताइए, वो प्लांट लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो वनवासी लोग हैं वो वनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें जाकर वहाँ पर उनको जबरदस्ती हटा रही है, उनको मार रही है, काट रही है, और पेड़ों को काट काट के वहाँ प्लांट कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक हाइब्रिडेशन हो रहा है, नकली पेड़ों को लगाया जा रहा है, वो असली पेड़ों को काटा जा रहा है। या नकली से तो नकली है ही, देखो उसमें नाम ही नकली है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, जो सृष्टि ने जो रच दिया है उसको मिटाया जा रहा है। तो हमें पर्यावरण के लिए कुछ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मतलब कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हमें पेड़ों को है ना, वनस्पतियों को लगाना और उसके लिए बचाव के लिए संघर्ष करना, तो इसमें क्या समाज को उतरना चाहिए? बहुत जरूरी। दवाइयों के जो इतनी लोग खा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम की जा रही है, तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का एक प्रैक्टिशनर हूँ, जो टोटल ये जो हमारे पौधे हैं, जो प्लांट है, इस प्लांट के अर्क को निकाल कर मेडिसिन तैयार की जाती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, शरीर के अंदर जाती है। शरीर के अंदर जाने के बाद में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करती है। अदर जितनी भी पैथियाँ हैं आप उसमें देख लीजिए, केमिकल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता, और केमिकल हमारी बॉडी को दिन पे दिन लॉस कर रहा है। यानी हमारी बॉडी और हमारी आत्मा सबकी सुरक्षा सिर्फ नेचुरल है। जैसे हमारा शरीर प्रकृति से बना है, वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो भी प्रकृति से बनी है। उसके अंदर 0% भी कहीं पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और जब केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा ही नहीं, और जो अंदर से टॉक्सिन्स पहले से रुके हुए हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, तो शरीर तो नेचुरली फिर से ठीक हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। जो चाइना का वो जो पद्धति है एक्यूपंक्चर वगैरह, वो भी नेचर में आएगी? बिल्कुल चाइना की नहीं है सर, वो हमारे अपने देश की है। अपने देश की है, प्राचीन काल से चली आ रही थी, बट वो धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है क्योंकि आधुनिकता में हम भाग रहे हैं। भारत में नष्ट हो गई, चाइना में बची हुई है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, जापान में भी है, चाइना में भी है, अदर कंट्रीज हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रही हैं। फिर अब हमारे देश में उल्टा आ रहा है, उल्टा हो रहा है। अभी आपने बोला था एक्यूप्रेशर मशीन ले लो आप, है, तो उसमें उल्टा हो रहा है। वो मशीनों के द्वारा आधुनिकता में उसको लेके आ रहे हैं, एक्यूप्रेशर को लेके आ रहे हैं। यानी एक नेचर और टेक्नोलॉजी, इसका एक कॉम्बिनेशन। आपने सुना था कभी कि रामायण महाभारत में या पहले जितने भी युद्ध हुआ करते थे, सेना लड़ने के लिए जाती थी और वो घायल हो जाते थे। रात को उनको कौन से डॉक्टर थे, कौन से सर्जन थे जो उनका ऑपरेशन करके सुबह उनको तैयार कर देते कि जाओ दोबारा सेना में लड़ने के लिए जाओ। अच्छा जी। कौन से सैनिक थे वो? रात को उनके जो हकीम हुआ करते थे, वो सिल पे दवाई को घिस के, पौधों के पत्तों को घिस के, अर्क को लगा के वो लेप कर दिया करते थे, और अगले दिन वो लड़ने के लिए तैयार थी सेना। इतनी फास्ट प्रकृति। एलोपैथी भी खत्म, इसमें पीछे रह गई। नहीं, एलोपैथिक क्या है, एलोपैथिक क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। एलोपैथिक को गलत नहीं कहा, कोई भी पद्धति गलत नहीं है। समय समय की बात है। क्विक रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एलोपैथी को करते हैं। और एलोपैथी मोस्टली क्या होता है, ये तो सिर्फ पेन किलर और दूसरा सर्जरी, इसके आगे इसका कोई रोल नहीं है। अगर इसको ज़्यादा हम बॉडी में ले लेंगे पेन किलर को भी, तो ये सबसे पहले हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हमारे हार्ट को, और उसके बाद और बता दूं मैं आपको, एलोपैथ में भी मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट आज तक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आप उसको एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, 20 साल, जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसको एलोपैथिक देते रहना, वो ठीक नहीं होगा। डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको 1 महीने खिलाओ, 2 महीने खिलाओ, साल भर खिलाओ, 10 साल खिलाओ, 15 साल खिलाओ, वो ठीक नहीं होगा। कहते हैं एलोपैथिक बहुत क्विक काम करती है, तो बताइए भाई साहब, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल कम है क्या? तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन क्या करती मतलब इतना बड़ा इसका धंधा है एलोपैथी में, इंसुलिन ले लो और शुगर से बचे रहो, इसका क्या रोल है? ये अलग चीज़ हो गई है आपका, जो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं पद्धति से जुड़ा हूँ, तो इसलिए नेचर से जुड़े हैं हम लोग। इंसुलिन हमारी बॉडी की नीड है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नामक जो हमारा पदार्थ ये नहीं बन रहा है, तो उसको हमें केमिकल डालकर बनाया जा रहा है। अच्छा, बाहर से? जी यस, चाहे वो इंजेक्शन द्वारा, चाहे वो टैबलेट द्वारा। एक एलोपैथ में बहुत फेमस दवाई है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। सुबह उठते ही एक टैबलेट मेटफॉर्मिन की आपकी बॉडी में डाल दी जाती है,
लीवर आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है, वो बीमार पड़ा है बहुत टाइम से, उसके बस की नहीं है काम करना, वो चुपचाप पड़ा है। मेटफॉर्मिन जाती है, उसको 2 थप्पड़ मारती है लीवर को, भाई उठ काम कर, लीवर फटफटा के उठता है, वो एक्टिव हो जाता है कुछ घंटे के लिए, फिर तुम उसके बहाने कुछ खा लेते हो, उसके बाद वो बेचारा फिर बीमार अवस्था में पहुंच जाता है। 24 घंटे बाद फिर उसको एक मेटफॉर्मिन दी जाती है, फिर एक मेटफॉर्मिन दी जाती है, फिर एक मेटफॉर्मिन दी जाती है, तो उसको सालों गुजर जाते हैं और पेशेंट सोचता है कि मैं इससे आराम लग रहा है, वो आराम नहीं मिल रहा है, वो अपने और शरीर के ऑर्गन्स को बीमार कर रहा है अंदर अंदर। जिस तरह की ये एलोपैथी के जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं ना, जो शोरूम की तरह दिखते हैं ना, ऐसे ही आयुर्वेद के नेचुरोपैथी के कहीं खुले हुए हैं या इसको सरकार खुलवाती है क्या? इस सरकार का काम तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें, लेकिन जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वैसे खुलवाना चाहिए नेचर पे, अगर करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी उस तरह की नीयत नहीं है, लेकिन जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं भी, ऐसी नहीं है कि नहीं है। हाँ, भी देखते हो तो आप किस तरह की बीमारियों का ट्रीट कर लेते हैं यहाँ पे अपने क्लिनिक पे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जितने भी पेशेंट हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ को लेकर आते हैं, जो केमिकल खा खा के और ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, उनका हम ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बच्चेदानी में गांठ है, रसौली है, वो कैसे बनी? एक दिन में तो नहीं बनी, वो तो धीरे धीरे करके बन रही थी, पुरानी होती गई। अब डॉक्टर कहते हैं इसका सर्जरी कराओ, वो क्या करते हैं, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अरे बीमारी को ठीक करो भाई, यूट्रस रिमूव करने से क्या वो बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं करते। लीवर में गांठ बन गई है कि जी आपका लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। किडनी है वो ख़राब हो गई है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, और उसके बाद डायलिसिस करते करते जब पेशेंट बिल्कुल कतई ख़त्म होने जा रहा है, फिर कहते हैं कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट करा दो। बहुत सारी चीज़ें। हड्डियों में दर्द क्यों बन रहा है कि जी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक है, मान लिया कैल्शियम की कमी है, तो उसको पूरा कैसे करें? फिर उन्होंने केमिकल डालना शुरू कर दिया कि आप D3 लो, आप K27 लो, आप ये लो, तो उन्होंने फिर वो डालना शुरू कर दिया। अब वो सब डालने के बाद में क्या वो हड्डियाँ पूरी कंप्लीट थोड़ी ना हो जाएंगी? विकल्प के रूप में हम कुछ कर सकते हैं नॉर्मल, अगर आज इंसान? बिल्कुल सर, विकल्प नहीं, केमिकल विकल्प है। हमें नेचुरल को अपनाना चाहिए, केमिकल विकल्प है। जब ज़रूरत पड़े तो विकल्प के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलवेज नहीं, ऑलवेज तो नेचर है। नेचर है। आपकी सांसें जिसकी वजह से टिकी हुई हैं वो नेचर है। हाँ, आपकी ज़िंदगी जिस पे चल रही है वो नेचर है। ये धरती ये नेचर है, ये आकाश ये नेचर है, ये हमारा एनवायरनमेंट जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो हमारा भूमंडल है जिसमें हम जी रहे हैं, ये नेचर है। यानी ये नेचर ही हमारी सही और असली डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी सोच, आपकी जो सोच है वो सबसे बड़ी डॉक्टर है कि आप किधर जाना चाहते हैं। माइंडसेट आपने अगर ये कर लिया है कि नहीं फटाक से डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पे जाकर ये दवाई लेकर आओ, डॉक्टर आपको उठा के सबसे पहले जो भी केमिकल देगा वो केमिकल देगा। आप बताइए, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, अंदर जाओ, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के रूप में। बहुत सारी चीज़ें आपने देखने को मिली होंगी कि जब इंसान को बीमार होता है, सपोज करो बुखार खांसी आपको कुछ हो गया, तो पहला जो नेचर की जो चीज़ें थी, जैसे लौंग है, इलायची है, सौंठ है, अजवाइन है, हमारी माँ वगैरह, माँ जो होती दादी होती थी, गुड़ में मिला के एक दूध के साथ में दे दिया, वो खाया आपने, 2 या 3 दिन खाया, आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लिवोसिट्राजिन दे रहा है, एमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो केमिकल आपकी बॉडी में डाल रहे हैं। 3 दिन आपने उसको खाया, 4 दिन आपने खाया उसको, वो वहीं की वहीं रुक गया, वो डिटॉक्सीफाई नहीं हुआ। जो जुकाम के रूप में नाक से कफ जाना था या बलगम निकलना था मुंह से, वो नहीं निकला, वो वहीं की वहीं रुक गया, वो अंदर रुक गया। वो आपके लंग्स को नुकसान करना ही करना है, आपको साइनोसाइटिस बना देगा। हाँ, यानी ये मानसिक रूप से बीमार कर सकता है? बिल्कुल करता है सब। आप ही बताइए, जब आपकी ब्रेन की जो वेन्स है अगर वो क्लियर नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके फिर आप कहेंगे मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। कुछ दिनों बाद फिर आपको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी, आई साइट पर असर पड़ता है इसका, दवाइयों का इतना बड़ा प्रभाव, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरी जो चेन है ये कोई समझ नहीं रहा। नहीं, एक बहुत बड़ा स्कीम है इसमें, अनअवेयरनेस। यानी टीवी प्रोग्राम जो है वो यही चाहते हैं कि लोग सोए रहें। तो इस वीडियो को देख के हम लोग समाज में ये जागरूकता कर रहे हैं कि आप अपने घर में जो किचन है उसके अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब, इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, है ना। और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं वो हमारे घर में ही हैं। तो हम अपने छोटी मोटी प्रॉब्लम तो घर में से ही ठीक सर, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है, कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो या इलेक्ट्रोपैथिक, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जो आप तुरंत उसको खाओगे तुरंत ठीक हो जाओगे। 3 से 5 दिन का टाइम वैसे भी लगता है।
अगर 3 से 5 दिन का टाइम आपने अपनी सोच से अगर नेचुरल की तरफ लेके चलेंगे तो आप वैसे भी ठीक हो जाएंगे। मतलब ये है कि आपको आपका माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और हेल्थ के लिए आप अवेयर रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।